एक अरसे बाद रिजू बाजी का खत आता है। वही रिजू जो 15 साल कबल हमारे इलाके का मशहूर मुहर्रम देखने आई थी। उसी मुहर्रम के मेले में उनकी मुलाकात कहानी के हीरो से होती है और वहीं एक ऐसा एहसास परवान चढ़ाकर रिजू बाजी फिर ताउम्र किसी का ना होने दिया। माँ के जीते जी कोई रिश्ता कबूल नहीं किया। बाप के लकवाज़दा हो जाने पर रिजू बाजी ने एक रिश्ता कबूल किया, लेकिन ऐन निकाह से कबल उन पर जिन्नात आने लगे और वो रिश्ता भी टूट गया। उसके बाद रिजू बाजी ने कभी किसी रिश्ते के बारे में सोचना भी गवारा ना किया। मुहर्रम में हुए इस पहले प्यार को वो भूल नहीं सकी थी। सीतापुर में तहसील सुधूली अपनी झीलों और शिकारियों के लिए मशहूर थी। अब झीलों में धान बोया जाता है, बंदूकें बेचकर चक्कियां लगाई गई हैं और लाइसेंस पर मिले हुए कारतूस ब्लैक करके शेरवानियां बनाई जाती हैं। यहाँ छोटे छोटे कस्बों का जंजीरा फैला हुआ था, जिनमें शयूख आबाद थे जो अपने मफरूर माजी की याद में नामों के आगे खान लगाते थे और हर किस्म के शिकार के लिए गुंडे, कुत्ते और शिकरे पालते थे। इनमें सहारनपुर के बड़े भैया रखू चचा और छोटे भैया पाचू चचा बहुत मुमताज थे। मैंने रखू चाचा का बुढ़ापा देखा है। उनके सफेद अबरुओं के नीचे टरंटी आंखों से चिंगारियां और आवाज से लिपटें निकलती थी। रुजू बाजी इन्हीं रखू चचा की इकलौती बेटी थी। मैंने लड़कपन में रुजू बाजी के हुस्न और इस जहेज के अफसाने सुने थे, जिसे उनकी 2 सौतेली साहिबे जायदाद माएं जोड़ जोड़ कर मर गई थीं। शादी ब्याह की महफिलों में मीरासनी इतने लकलके से उनका जिक्र करती कि टेढ़े बेंचे लोग भी उनकी ड्योढ़ी पर मुठलाने लगते। जब रुजू बाजी की मां मर गई और रखू चचा पर फालिज गिरा तो उन्होंने मजबूर होकर एक रिश्ता कबूल कर लिया। मगर रुजू बाजी पर ऐन मंगनी के दिन जिन्नात आ गए और रिजू बाजी की ड्योर ही से रिश्ते के कागा हमेशा के लिए उड़ गए। जब रखू चचा मर गए तो पाचू चचा उनके साथ तमाम हिंदुस्तान की दरगाहों का पेकरमा करते रहे, लेकिन जिन्नातों को न जाना था ना गए। फिर रुजू बाजी की उम्र ऐसा पैमाना बन गई जिसके करीब पहुंचने के खौफ से सुखी हुई कुंवारियां लरज उठती हैं। जब भी रुजू बाजी का जिक्र होता मेरे वजूद में एक टूटा हुआ कांटा खुटकने लगता और मैं अपने यादों के कारवां को किसी फर्जी मसरूफियत के सहरा में धकेल देता। रिजू बाजी का जब रजिस्ट्री लिफाफा मुझे मिला तो मैं ऐसा बदअफास हुआ कि खत फाड़ दिया। लिखा था कि वो हज करने जा रही हैं और मैं फौरन सारंगपुर पहुंच जाऊं, लेकिन इस तरह के गोया मैं उनसे नहीं पाचू चचा से मिलने आया हूं, और ये भी कि मैं खत पढ़ने के बाद फौरन जला दूं। मैंने रिजू बाजी के एक हुक्म की फौरी तामील कर दी। खत के शोलों के इस पार एक दिन चमक रहा था। 15 साल पहले का एक दिन जब मैं BA में पढ़ता था और मुहर्रम करने घर आया हुआ था। मुहर्रम की कोई तारीख थी और सारंगपुर का सिपाही खबर लाया था कि दूसरे दिन मसरख स्टेशन पर शाम की गाड़ी से सवारियां उतरेंगी। हमारी बस्ती के मुहर्रम सारे जिले में मशहूर थे। ये मशहूर मुहर्रम हमारे घर से वाबस्ता थे और दूर दूर से अजीजो अकारिब मुहर्रम देखने आया करते थे। हमारा घर शादी के घरों की तरह घुमाने लगता था। इस खबर ने मेरे वजूद में कम जला दिए। मैं रुजू बाजी को, जिनकी कहानियों से मेरा तखेल आबाद था, पहली बार देखने वाला था। ईद की चांद रात के मानंद वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी और सुबह होते ही मैं इंतजामात में मसरूफ हो गया। छोटे छोटे अधे जिनको फरक और लहड़ों भी कहते हैं संवारे गए, बैल साबुन से नहलाए गए, उनको नई अंधेरियां, सिंगोटियां और हमेलें पहनाई गईं, धराव झूले और पर्दे निकाले गए, घोड़े के अयाल तराशे गए, ज़ैन पर पॉलिश की गई और स्याह अतलस का फट्टा बांधा गया जो उसके सफेद जिस्म पर फूट निकला। साथ जाने वाले आदमियों में अपनी नई कमीजें बांट दी और जेब खर्च से धोतियां खरीदी और दोपहरी से कलफ लगी बर्जिस पर लांग बूट पहनकर तैयार हो गया और 2 बजते बजते सवार हो गया। जबकि 6 मील का रास्ता मेरे घोड़े के लिए 40 मिनट से किसी तरह ज्यादा न था। स्टेशन मास्टर को, जो हमारे ताहिफ से जेर बार रहता था, इतला दी कि हमारे खास मेहमान आने वाले हैं
और मुसाफिर खाने के पूरे कमरे पर कब्जा जमा लिया। गाड़ी वक्त पर आई, लेकिन ऐसी खुशी हुई जैसे कई दिन के इंतजार के बाद आई हो। फर्स्ट क्लास के दरवाजे में सारंगपुर का मोनोग्राम लगाए एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था। डब्बे से मुसाफिर खाने तक कनातें लगा दी गईं। आगे आगे पुप्पी जान थी। एक रिश्ते से रखू चाचा हमारे चचा थे और दूसरे रिश्ते से उनकी बीवी हमारी पुप्पी थी। उनके पीछे रुजुबाजी, फिर औरतें थर्मास और पानदान और संदूकचे उठाए हुए आ रही थी। चाय का इंतजाम था, लेकिन पुप्पी जान ने मेरी बलाएं लेकर इनकार कर दिया और फौरन उस अधे पर सवार हो गईं, जो ताबूत की तरह पर्दों से ढका हुआ था। रिजुबाजी भी इसी में गुरूब हो गईं, जिनके हाथ सियाह बुरकों पर शोलों की तरह तड़प रहे थे। दूसरे अधों पर औरतों को सामान के साथ चढ़ा दिया गया। कठना देश के फड़कते हुए सियाह बेलों पर मेरा छोटा सा अधा खाली उड़ रहा था और मैं पुप्पी जान के अधे के पहलू में चहल पहल दिखाते हुए घोड़े पर भाग रहा था। मैं जो कभी हवाई बंदूक हाथ में लेकर ना चला था, आज 12 पुर की पंचफीरी इस उम्मीद पर लादे हुए था कि अगर उड़ता हुआ ताउस गिरा लिया तो रिजुबाजी जरूर मुतासिर हो जाएंगी। कच्ची सड़क के दोनों तरफ फैले हुए धनधारी के जंगल पर मेरी निगाहें मुंडला रही थी और मैं दुआ मांग रहा था कि दूर किसी झाड़ी से कोई ताउस उठे और इतने करीब से गुजरे कि मैं शिकार कर लूं कि पुप्पी जान का अधा रुक गया और घोड़ा चमका कर करीब पहुंचा। आज से ज्यादा किसी जानवर के नखरे भले ना लगे थे। मेरा तो उस ताबूत में दम घुटा जा रहा है। रिजुबाजी की आवाज थी, जाड़ों की सुबह की तरह साफ और चमकदार। तो आप मेरे अधे पर आ जाइए, मगर उस पर पर्दा कहाँ है? मैं अभी बंधवाता हूँ। पर्दा बंध रहा था कि पुप्पी जान ने हुक्म दिया, किसी बूढ़े आदमी से कहो उनका अधा हाँके और किसी औरत को बिठाल दो। अधा तो मैं खुद हाँकूंगा। अरे तू अधा हाँकेगा? उन्होंने छोटा सा कहका लगाया और मैं घोड़े से फांद पड़ा। साथ ही किसी सिपाही ने मेरी तायीद की, ऐसा वैसा हाँकते हैं भैया, बैलन की जान निकाल लेते हैं। चारों ओर साफों का पर्दा बांध दिया गया। रिजुबाजी सवार हुई और बोली, इस पर इतनी जगह कहाँ है कि बुआ भी धांस ली जाएं। कबल इसके कि बुआ अपने अधे से उतरी, मैंने बेल जुड़वा दिए और पीठ लेकर जोर पर बैठ गया और बढ़ने का इशारा कर दिया। पुप्पी जान ने कुछ कहा, लेकिन 5 जोड़ बैलों के घने घुंघरुओं की तंत झंकार में उनकी बात डूब गई। जब हवास कुछ दुरुस्त हुए और दिमाग कुछ सोचने पर रजामंद हुआ, तो जैसे रिजुबाजी ने अपने आप से कहा, अम्मी के अधे की सारी धूल हम ही को फांकना है। मैंने फौरन लेख बदली। आदमी ने रासें खींचकर मुझे निकल जाने दिया। जालिम बैलों को दोबारा लेख पर लाने के लिए मैंने एक के पीठ और दूसरे की ठोकर मार दी और मेरी महमीज उसकी रान में चुभ गई। वो तड़पा और काबू से निकल गया और अचानक रिजुबाजी के हाथ मेरी कमर के गिर्द आ गए और मेरा बायां शाना उनके चेहरे के लम्ब से सुलग रहा था और ऐसा में फुलझड़ियां छूट रही थी। रुको, उन्होंने पहली बार मुझे हुक्म दिया। मैंने सीने तक रासें खींच ली। बैल दलकी चलने लगे। मैंने झांक कर देखा, सांप की तरह रेंगती हुई सड़क पर दूर तक दरख्तों के संतरी खड़े थे और एक सिपाही मेरे घोड़े पर सवार साए के मानंद मेरे पीछे लगा था। रिजुबाजी ने बुरके का ऊपरी हिस्सा उतार दिया था और वो सुर्ख बाल जिन पर उनके हुस्न की शोहरत का दारोमदार था, चेहरे के गिर्द पड़े देख रहे थे और वो एक तरफ का पर्दा झुकाकर जंगल की बाहर देख रही थी। उनके हाथों की कातिल गिरफ्त ने एक बार फिर मेरे चुटकी ली और मैंने बैलों को छेड़ दिया और एक बार फिर उनके सफेद रेशमी हाथ मेरी कमर को नसीब हो गए। लेकिन अब वो मुझे डांट रही थी और मैं बैलों को फिटकार रहा था। उनका सर मेरी पुश्त पर रखा था और मैं उड़ती हुई रेशमी लिपटों को देख सकता था। फिर वो बाग नजर आने लगा जिनके साए से आबादी शुरू हो जाती है। मुसरक से मेरे घर का रास्ता कभी इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ, इतना दिलकश नहीं मालूम हुआ। मैंने अधा रोका, पर्दा बराबर किया, सिपाही को जोर पर बिठाकर खुद घोड़े पर सवार हुआ। बस्ती में बेल हाँकते हुए दाखिल होना शाया शान न था। रुजुबाजी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। जब वो उतरकर ड्योर ही में दाखिल हुई तो मैंने पहली बार उनका सरापा देखा
और उनके सामने मरासनों की तमाम कहानियां हैच मालूम हुई। वो मुझसे थोड़े दिनों बड़ी थीं, लेकिन जब उन्होंने मेरी पीठ पर सर रखा और ठंग कर कहा कि घर पहुंचकर वो अपनी भाभी जान और मेरी अम्मा से मरम्मत कराएंगी, तो वो मुझे बहुत छोटी सी मालूम हुई, जैसे मैंने उनकी घड़ियां नोच कर फेंक दी हों और वो मुझे धमकियां दे रही हों। मैं जो मुहर्रम में सारा दिन और आधी आधी रात बाहर गुजारा करता था, इस साल बाहर जाने का नाम ना लेता था और बहाने ढूंढ कर अंदर मुंडलाया करता था। नवी की रात साल भर में वाहिद रात होती थी जब हमारे घर की बीबियां बस्ती में ज़ियारत को निकलती थीं। पूरा एहतमाम किया जाता था कि वो पहचानी ना जाएं। बुरकों के बजाय वो मोटी मोटी चादर ओढ़ कर निकलती थीं, लेकिन दूर चलते सिपाहियों को देखकर लोग जान जाते थे और औरतें तक रास्ता छोड़ देती थीं। जब रात ढलने लगी और सब लोग सूती चादरें ओढ़ कर यानी बहस बदल कर जाने को तैयार हुए, तो पता चला कि रुजू बाजी सो गई हैं। किसी ने जगाया तो पता चला कि सर में दर्द है और मैं उठकर बाहर चला आया। जब बीबियों के पीछे चलते हुए सिपाहियों की लाठियां और लालटीनें फाटक से निकलने वाली सड़क पर खो गईं, तब मैं अंदर आया। वो दालान में स्याह का मदानी के दुपट्टे का पल्लू सर पर डाले सो रही थी। एक औरत पंखा झल रही थी, दूसरी उनकी पायती पड़े खटोले पर बैठी ऊँघ रही थी। मैंने उनकी सफेद गदाज कलाई पर मीठी सी चुटकी ली। उन्होंने मुंह खोल दिया, चलिए आपको ताजिए दिखा लाएं। वो उठकर बैठ गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, जिसे उन्होंने औरतों को देखकर जल्दी से छुड़ा लिया और खड़ी हो गईं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ज़ियारत की बरकत से दूर हो जाएगा। मैंने बड़े जज्बे से कहा। उन्होंने कपड़ों पर निगाह डाली। अगर इनसे खराब कपड़े आपके पास हो तो पहन लीजिए। और मैंने उनके पलंग से चिकन की चादर उठाकर उनके शानों पर डाल दी। अपने ताजिए के पास बैठी हुई भीड़ से चंद पासी मुंतखिब किए, उनको बंदूक और टॉर्च लेने की हिदायत की और रुजूबाजी को लिए हुए सड़क पर आ गया। मुझे बीबियों के रास्ते मालूम थे जो मुहर्रम के जुलूस की तरह मुकर्रर थे और मैं मुखालिफ समत में चल रहा था। कटा हुआ चांद ताही आसमान पर रोशन था और हम बस्ती के बाहर निकल आए थे और मैं खुद अपने मंसूबे से लरज रहा था। फिर वो तालाब आ गया जिसके पास टीले पर मंदिर खड़ा था और सामने इमलियों के दायरे में लिखोरी ईंटों का कुआं था। मैंने अपने रोमाल से पुख्ता जगत साफ की। नौखैस पासियों को हुक्म दिया कि वो मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाएं। अब हदे निगाह तक धमकते पानी और आबादी के धुंधले खतूत के अलावा कुछ ना था। हमारे चारों तरफ इमली के दरख्तों का घना साया पहरा दे रहा था। मैंने अपना गला साफ किया। उनके पास बैठकर पहली बार उनको मुखातिब किया। ये कुआं देख रही हैं आप? मुझे खुद अपनी आवाज भयानक मालूम हुई। ये जिन्नातों का कुआं है। उन्होंने पूरी शरबती आंखों को कानों तक खोल दिया और मेरी तरफ जरा सा सड़क आई। इसमें जिन्नात रहते हैं? वो मेरे और करीब आ गईं। उनका जानू मेरे जिस्म से मस करने लगा। मैं भाटों की तरह लाताल्लुक लहजे में कह रहा था, ये जिन्नात मेरे एक दादा के शागिर्द थे। जब दादा मियाँ इस कुएं में डूबकर मर गए तो जिन्नातों ने यहाँ अपना बसेरा कर लिया। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। चादर उनके शानों से ढलक गई। घुटी घुटी आवाज में बड़े कुर्ब से बोले, चलो यहाँ से भाग चलो। और उनका सर मेरे शाने पर ढलक आया और मैंने सुर्ख बालों की रेशमी लिपटों में अपने हाथ जला लिए, जिनके दाग आज भी जिल्द के नीचे महफूज हैं। मुहर्रम की उस रात के आखिरी हिस्से में जो शख्स उस कुएं से अपने दिल की एक मुराद मांगता है वो पूरी होती है। वो मुझको मजबूती से पकड़े हुए थी और मैं उस दुनिया में था जो पहली बार मेरे हवास ने दरियाफ्त की थी। आप जरा देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं एक दुआ मांग लूं। आज के बाद फिर कभी इस कुएं में कोई दुआ न मांगूंगा। वो तड़प कर उठी और मुझको तकरीबन घसीटती हुई चली। जब पासी खड़े हो गए तब वो मुझसे अलग हुई। सड़क पर आकर मचल गए कि घर जाऊंगी, मगर मैं उनको बहलाता हुआ इमाम बाड़े की तरफ चला। ये इमाम बाड़ा नवाब नकी अली की उस बहन ने बनवाया था जो वाजिद अली शाह की महल थी। आज भी उसकी औलाद मौजूद है जो इमाम बाड़े वालियों के नाम से मशहूर है और ये इमारत
उन्हीं के अमल में है। यहाँ करबलाए मुअल्ला से लाई हुई जरी रखी है। औरतें अपने बालों की एक लट बांध कर मुराद मांगती हैं। जब पूरी हो जाती है तो अपनी लट खोल दी जाती है। एक पासी ने दौड़कर इमाम बाड़ा मर्दों से खाली करा दिया। फाटक में औरतों का हुजूम खड़ा था। बस्ती की तारीख में ये पहला वाकया था कि मेरे घर का कोई फर्द किसी औरत के साथ मुहर्रम देखने निकला हो, ज़ियारत करने निकला हो। दालान के पास एक गदबदी सी लड़की मेरे जूते खोलने आई। मैंने रुजुबाजी की तरफ इशारा कर दिया। वो उनके सैंडल खोलने लगी। जब मैं इस हाल में दाखिल होने लगा जिसमें सोने की पानी की जरी रखी थी, तो वही लड़की भागती हुई आई और बोली, बिटिया साहब कह रही हैं कि आप बाहर ही रहें। मैं बाहर ही खड़ा रहा। जब मैं उनके साथ इमाम बाड़े से निकल रहा था, अनगिनत मर्द मुझे कनखियों से घूर रहे थे। औरतें घूंघट से झांक रही थीं और मेरे एहसाब की कमान खिंची हुई थी कि एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा, कौन है? बड़े भैया की दुल्हन है। और मैं लड़खड़ा गया। रुजुबाजी के सर से चादर का झोंपा ढलक गया। जब सड़क वीरान हो गई तो मैंने देखा कि रुजुबाजी का चेहरा लंबी चौड़ी मुस्कुराहट से रोशन है। मैं उनके बिल्कुल करीब हो गया। आप बहुत खुश हैं? ओह हाँ, ना मांगती देर ना मिलती देर। और मैं इस जुमले के माने सोचता रहा। फिर हमारे मुकद्दर में कोई ऐसी रात ना लिखी गई जो उनके करीब से महक सकती। एक आध बार उनकी सूरत देखने को मिली भी तो इस तरह जैसे कोई चांद देख ले। और जब मैं सारंगपुर की ड्यूरी पर यके से उतरा तो देर तक किसी आदमी की तलाश में खड़ा रहा। दिन दहाड़े वहां ऐसा सन्नाटा था जैसे उस शानदार बोसीदा इमारत में आदमियों के बजाय रूहें आबाद हों। मैं धेड़ी ड्यूरी के अंदरूनी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और आवाज दी, मैं अंदर आ जाऊं? एक बूढ़ी फटी हुई आवाज ने पूछा, आप कौन हैं? मैं चतरहटा का इंजन हूं। अरे आइए भैया, आ जाइए। भारी पुख्ता सहन पर मेरे जूते गूंज रहे थे। 12 दरों के दोहरे दालान की स्पीनी मेहराबों के पीछे लंबे कमरों के ऊंचे ऊंचे दरवाजे खुले थे और दूसरी तरफ की इमारत नजर आ रही थी। कमरे में कदम रखते ही मैं चौंक पड़ा या डर गया। दूर तक फैले हुए सफेद चौके पर सफेद कपड़े पहने हुए भारी भड़कम रुजुबाजी खड़ी थीं। चुना हुआ सफेद दुपट्टा उनके शानों पर पड़ा था और सुर्ख और सफेद बाल उनकी पीठ पर ढेर थे। वो गर्दन घुमाए मुझे देख रही थीं। उतरती हुई शाम की मध्यम रोशनी में उनके जर्द चेहरे की स्याह शिकनें साफ नजर आ रही थीं। वो कानों में बेले के फूल और हाथों में सिर्फ गजरे पहने थीं। मैं उनकी निगाह की वीरानी से कांप उठा। हम एक दूसरे को देख रहे थे। देखते रहे। सदियां गुजर गईं। किसी में ना पलक झपकने की ताकत थी, ना जबान खोलने का हौसला। फिर जैसे वो अपनी आवाज का सहारा लेकर तख्त पर ढह गईं। तुम ऐसे हो गए? जिन, बैठ जाओ। मैं चौके के कोने पर टिक गया। मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? मुझ पर जो गुजरी वो अगर पत्थरों पर गुजरती तो चूर चूर हो जाते। लेकिन तुमको क्या हो गया? कैसे काले दुबले खपटा से हो गए हो? नौकर हो ना, अच्छी भली तनख्वाह पाते हो, जाहिद जैसी बीवी है, फूल जैसे बच्चे हैं, ना कर्ज है ना मुकदमेबाजी। तुम बोलते क्यों नहीं? क्या चुपका रोजा रख लिया? मैंने दिल में सोचा, जिन्नातों का साया है ना इन पर। आपने 15 बरस बाद रोजा तोड़ने को कहा भी तो उस वक्त के जबान जायका भूल चुकी और मादा कबूल करने की सलाहियत खो चुका। उन्होंने मुझे इस तरह देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। वो बूढ़ी औरत मेरे सूटकेस को नीचे से लिए हुए चली आ रही थी। फिर पाचू चचा आ गए। दुबले पतले से पाचू चचा, जिनके शिकार की एक जमाने में धूम थी। रात का खाना खाकर देर तक बातें होती रहीं। जब रुजुबाजी उठ गई तो चची जान ने सरगोशी में कहा, आज 9 चंदी जुमेरात है। बिटिया पर जिनका साया है वो आने वाले हैं। तुम्हारा बिस्तर अपनी तरफ लगवाया था लेकिन बिटिया ने उठवा लिया। अगर डरना तो आवाज दे लेना या चले आना। बीच का दरवाजा खुला रहता है। जुमेरात का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर खामोश रहा। उनके हाथ से गिलोरियां लेकर मुंह में दबाई और खड़ा हो गया। वो अपने सबसे छोटे बच्चे को थपकती रहीं। पाचू चचा मुझे भेजने आए। दालान में 2 बिस्तर लगे थे। उनके दरमियान एक खटोला पड़ा था जिस पर रुजुबाजी की बुआ ढेर थी। पाचू चचा मुझे सहन में छोड़कर लालटीन लिए हुए रुखसत हो गए। एक काला झबरा कुत्ता
एक तरफ से निकला और मुझे सूंघता हुआ चला गया। फिर एक दरवाजे से रिजू बाजी निकली और सारे में मश्क की खुशबू फैल गई। उनके कपड़े नए और फूल ताजे थे। सहन में अक्टूबर की चांदनी का फर्श बिछा हुआ था। बरसाती में कुर्सियों पर हम बैठे ठंडी सफेद गाढ़ी कॉफी पी रहे थे। गुफ्तगू के लिए अल्फाज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये जिन्नातों का क्या किस्सा है रिजू बाजी? मुझे अपनी आवाज पर हैरत हुई। मैंने ये गोली किस तरह दाग दी थी। उन्होंने प्याली रख दी, मुस्कुराई। वो पहली मुस्कुराहट उम्र भर के गमों से ज्यादा गमज़दा थी। मैंने तुमको इसीलिए बुलाया है। काश आपने इससे पहले बुलाया होता। ब्याह की तरह बेहयाई की भी एक उम्र होती है। जिन 10 बरस पहले क्या ये मुमकिन था कि तुम इस तरह खुले खजाने आधी रात को मुझसे बातें कर रहे होते? आज तुम घर बार वाले हो, मैं खोसट हो गई हूँ और चची जान का बावर्ची खाना मेरी जायदाद से रोशन है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं हज करने जा रही हूँ और हज करने वाले हर उस शख्स से माफी मांगते हैं जिसके साथ उन्होंने कोई ज्यादती की हो। तुमको मालूम है मुझ पर जिन्नात कब आए? आज से 10 साल पहले। और तुमको मालूम है तुम्हारी शादी को कितने बरस हुए? 10 साल। तुमको इन दोनों बातों में कोई रिश्ता नहीं मालूम होता। तुमने चतर हटा के सफर में क्या किया? तुम मुहर्रम की 9वीं तारीख मुझे कहाँ कहाँ घसीटते फिरे। तुम इस भयानक कुएं से मेरे सामने क्या मांगना चाहते थे? तुमने अब्बास अलम को बोसा देकर मुझे कनखियों से देखते हुए किसी पाने की आरज़ू की थी। जाओ अपने इमाम बाड़े की जरी को गौर से देखो। मेरे बालों की सुर्ख लट आज भी बंदी नजर आएगी अगर खिचड़ी ना हो गई हो। क्या मैंने इमाम हुसैन से सिर्फ एक अदद शोहर मांगने के लिए ये जतन किए थे? सारंगपुर की नायनों और मिगरासनों से पूछो कि वो रिश्ते लाते लाते थक गईं, लेकिन मैं इनकार करते ना थकती। क्या मुझसे तुम ये चाहते थे कि मैं सारंगपुर से सुतु बांध कर चलूं और चतर हटा की ज्योरी पर धोनी रमा कर बैठ जाऊं और जब तुम बरामद हो तो अपना आंचल फैलाकर कहूं कि हुजूर मुझको अपने निकाह में कबूल कर लें कि जिंदगी सवारत हो जाए? तुमने रखू मियाँ की बेटी से वो बात चाही जो रखू मियाँ की, लेकिन रुजुबाजी मुझ पर जिन्नात नहीं आते हैं। अजन मियाँ, मैं जिन्नातों को खुद बुला लाती हूँ। अगर जिन्नात ना आते तो कोई दूल्हा आ चुका होता और तब अगर जिन्नातों का कुआं अब्बासी अलम और जरी मुबारक तीनों मेरे दामन को एक मुराद से भर देने की ख्वाहिश करते तो मैं क्या करती, किस मुंह से क्या कहती? इसलिए मैंने ये खेल खेला था। इसी तरह जिस तरह चित्रहटे में तुम मुझसे खेल रहे थे। ना इसमें तुम्हारे लिए कोई हकीकत थी और ना इसमें रिजू के लिए कोई सच्चाई है। ये हज मैं अपने बाप के लिए करना जा रही हूँ जो मेरे बोझ से कुचल कर मर गए, जिन्होंने मरते वक्त भी अपनी उकबा के लिए नहीं मेरी दुनिया के लिए दुआ की। इसलिए मैंने तुमको माफ किया। अगर तुम जाहिदा को मुझ पर सौत बनाकर ले आते तो भी माफ कर देती। वो नरकल के दरख्त की तरह लरज रही थी। उनका चेहरा दोनों हाथों में छुपा हुआ था। 2 रंगी शाल शानों से ढलक गई थी। सुर्ख बालों में बराबर से परुए हुए चांदी के तार जगमगा रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी रायगान चली गई, जैसे मेरी बीवी ने मुझे इतला दी हो कि मेरे बच्चे नहीं हैं।